Assalamu alaikum students. Welcome to the Computer Services Academy. This is our second class to cover the Elections Act 2017. Before formally starting this lecture, I would like to have a recap of the previous lecture and to connect that class with this class so that you have a kind of continuity and deep understanding of the act so that you don't miss any question in your final exam. In the previous lecture, we discussed the first chapter of this act. As I told you that this act has 15 chapters and 241 sections. I'm repeating and revising the first lecture quickly so that you have a kind of continuity and you connect this lecture and this class with the previous one. In the first lecture, we covered two sections. Section number 1 about the preliminary and the second section was about definitions. So these two sections were covered in our first class. Now we have our this second lecture, and in second lecture and in our second class we will be discussing the structure overall structure and mechanism according to which this this election commission of Pakistan will perform its duties and functions. It will also discuss the mechanism through which the election commission of Pakistan can take assistance and many other matters related to the overall conduct of the elections. इस सेकंड क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेंबर्स किस तरह सिलेक्ट होंगे, ये अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करेगा, इसको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो ये वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे वो किस तरह असिस्टेंस ले सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अगर किसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी एक्शन से कोई ग्रीवियंस है तो वो अपील किस तरह फाइल कर सकता है, वो कंप्लेंट किस तरह फाइल कर सकता है, उसका प्रॉपर फोरम क्या है, उसको डिस्पोज ऑफ कब किया जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट कब करवाना है, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हुए जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास या रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास रिजल्ट आ जाए तो उन्होंने उसको किस तरह फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किस तरह कम्युनिकेट करना है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने के हवाले से किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है तो वो उसको किस तरह प्रोवाइड की जा सकती है, यानी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो किस तरह ले सकता है। तो ये मैंने आपको क्विकली इसका एक ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम इसको इन डेप्थ जाके सेक्शन बाय सेक्शन देख लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर तरीके से डेवलप हो सके। Let's start with our section number 3. Section number 3 is about procedure of the commission. यानी कमीशन का प्रोसीजर क्या होगा, वो किस तरह प्रोसीड करेगा। इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर द कमीशन शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अच्छा जी, ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 कहता है कि जो इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर, जो भी कमीशन को ड्यूटीज दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं, उसने जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो कमीशन शैल रेगुलेट्स इट्स ओन प्रोसीजर। तो जो कमीशन है वो अपना प्रोसीजर खुद बनाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा जी, सेकंड हमारा जो सेक्शन है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। द कमिश्नर मे एक्सरसाइज दिस पावर एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस even if the office of any member of the commission is vacant or any of the members is for any reason unable to attend the proceedings of the commission, and the decision of the majority of the members shall have the effect of the decision of the commission. अच्छा जी,
अब कमीशन ने अपनी जो पावर्स एक्सरसाइज करनी है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तो अगर कोई कमीशन का कोई मेंबर नहीं है, वो सीट वैकेंट है या वो किसी वजह से नहीं अपना मीटिंग को अटेंड कर सका, तो कोई मसला नहीं, कमीशन अपना फंक्शन बाकी मेंबर्स के साथ परफॉर्म करेगा और उनका जो डिसीजन होगा वो कमीशन का ओवरऑल डिसीजन होगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 ये कहता है। अच्छा जी, अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इफ upon any matter requiring a decision of the commission there is a difference of opinion amongst its members, the opinion of the majority shall prevail and the decision of the commission shall be expressed in terms of the opinion of the majority। अच्छा जी, अब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेंबर्स के दरमियान, तो जो सिंपल मेजॉरिटी है, इफ देयर फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 6 मेंबर्स, okay, and 4 members are in favor of the decision, so the decision will be considered okay and it will be the overall majority decision of the commission and it will be the final decision। okay, अच्छा जी, आगे प्रोवाइडेड दैट क्या है? प्रोवाइडेड दैट मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब ये शर्त लगाई जाती है, यानी ये एक तरह से वो एक एक्सेप्शनल केसेस को बयान करने के लिए कहा जाता है। प्रोवाइडेड दैट where the members attending the proceedings of the commission are 4 and they are equally divided in their opinion। अच्छा जी, अगर जो मेंबर्स डिसीजन ले रहे हैं वो 4 हैं और वो इक्वली डिवाइडेड हैं अपने ओपिनियन में, मतलब 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो अब 2 इस फेवर में है, 2 इस फेवर में है, तो अब तो क्या किसका डिसीजन लिया जाएगा? तो फिर क्या किया जाएगा? The matter shall be placed for decision before the full commission comprising all its members। फिर all members का जो है ना मीटिंग बुलाई जाएगी और उनके सामने ये मैटर रखा जाएगा डिसीजन लेने के लिए, और तब जो मेजॉरिटी जिस तरफ जाएगी तो फिर वो डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है? वेयर द मेंबर्स अटेंडिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन आर 3 एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट देम। अब जो है मतलब कि अगर मेंबर जो हैं वो 3 है और उनके दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी दो नहीं है मतलब कि एक तरफ, बल्कि उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो फिर भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो तमाम मेंबर्स का जो एक कमेटी होगी उसके सामने ये डिसीजन जो है वो रखा जाएगा कि क्या वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी, इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 6 द टर्म मेंबर ऑफ द कमीशन इंक्लूड्स द कमिश्नर। अच्छा, ये बताया गया कि इस सेक्शन में या सेक्शन 6 में जो टर्म मेंबर ऑफ द कमीशन कहा गया, इसमें मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा सेक्शन 3 कवर हो गया। अब है हमारे पास पावर टू इशू डायरेक्शंस। मैं आपको पहले सिंपली बता देता हूँ इसका क्या, इसमें क्या होगा इस सेक्शन में। अच्छा जी, इसमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है। ठीक है, पावर है, क्या पावर है? टू इशू डायरेक्शंस एंड टू रिक्वेस्ट any kind of assistance, ठीक है, from any authority, from any government, so whatever there is any kind of requirement, so power the commission can issue directions to that proper forum or authority। अच्छा जी, हम देख लेते हैं इस सेक्शन को थोड़ा डीप में जाके। द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू such directions or orders as may be necessary for the performance of its functions and duties, including an order for doing complete justice in any matter pending before it, an order for the purpose of securing the attendance of any person or discovery or production of any document। अच्छा जी, अब कमीशन ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, किसी शख्स की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या कोई भी मामला हो रहा है, तो वो कमीशन के पास पावर है कि उस शख्स को उस ऑर्डर कर सकता है कि वो पेश हो, उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है, या कोई भी और मामला है, यानी कमीशन के पास कोई मैटर पेंडिंग है तो कमीशन एक डायरेक्शन इशू कर सकता है रेलेवेंट ऑफिसर्स को कि इसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो डिस्पोज ऑफ करे। अच्छा जी, आगे है हमारे पास सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है देख लेते हैं। एनी सच डायरेक्शन और ऑर्डर शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रूआउट पाकिस्तान एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट।
अच्छा जी, अब ये कहा गया है कि जनाब ये जो भी डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल होगी और इसको इसी तरह कंसिडर किया जाएगा जैसे किसी हाई कोर्ट ने कोई हुक्म दिया हो। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 बता रहा है सेक्शन 4 का। अच्छा जी, अब हम आगे देख लेते हैं। एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट फॉर विच नो सफिशिएंट प्रोविजंस एग्जिस्ट shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct। अच्छा जी, कोई ऐसा काम करना है जिसके बारे में कोई जो है वो कमीशन ने कोई ऐसी चीज कही है करने के लिए, तो उसके बारे में कोई ओवरऑल वैसे जनरली कोई कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर उस एक्शन को ऐसे परफॉर्म किया जाएगा जैसे कमीशन ने डायरेक्ट किया हो कि इसको ऐसे किया जाए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन 4 हमारा ये पावर टू इशू डायरेक्शंस के रिलेटेड था। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास सेक्शन 5 है। हम सेक्शन 5 को देख लेते हैं। असिस्टेंस टू द कमीशन। इसको मैं अगर ब्रीफली आपको थोड़ा पहले बता दूं कि इसके पास जो है कमीशन के पास ये पावर है कि वो कोई भी मदद रिक्वायर्ड हो, असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी को कह के वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं the commissioner or the commission may require any person, any authority to perform such functions or render such assistance for the purpose of this act as he or it may direct। मतलब कमिश्नर या कमीशन ओवरऑल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, किसी भी शख्स को, किसी भी अथॉरिटी को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो के इस एक्ट के रिलेटेड हो इलेक्शन के हवाले से, तो वो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है प्रॉपर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। तो हमारा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 का ये कह रहा है। आगे हम देख लेते हैं। हमारे पास सब सेक्शन 2 क्या कहता है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू रेंडर सच असिस्टेंस टू द कमीशन एंड द कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और इट्स फंक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द कमीशन और द कमिश्नर। अच्छा जी, ये कहते हैं कि ये एग्जेक्टिव जो है, हमारे जो एग्जेक्टिव हमारा एग्जेक्टिव ये मतलब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ड्यूटी बाउंड होगी कि अगर कोई भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कोई भी मामला है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई डायरेक्शन दिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दिया है कि ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए, तो वो ड्यूटी बाउंड होंगे। वो तमाम जो बॉडीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी एग्जेक्टिव है कि वो उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करें। The federal government and each provincial government shall make available to the commission such staff as it may require for the performance of its action। अब इस बात को थोड़ा एलेबोरेट किया गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या कोई भी सूबाई हुकूमत है, इस चीज के लिए वो ड्यूटी बाउंड है कि अगर कमीशन को कोई भी जो है वो कोई स्टाफ रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज रिक्वायर्ड है, तो उसको प्रोवाइड करे। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमीशन डिसाइड्स टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ serving judicial officers, it may do so in consultation with the chief justice of the high court concerned। अब जुडिशियल ऑफिसर फॉर एग्जांपल सिविल जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन के मामलात में। तो हम ये कहा गया इसमें कि जो यानी अगर कमीशन को ये रिक्वायर्ड हो जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विसेज, तो वो जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके तो उन सिविल जजेस की या दीगर जजेस की जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब सब सेक्शन 4 है सेक्शन 5 का। आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम हैज बीन इशूड एंड टिल द पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न्ड कैंडिडेट इन द ऑफिशियल गजट, any government or authority shall not post or transfer any official appointed or deputed in connection with an election without prior approval in writing of the commission, including posting or transfer. The decision in respect whereof has not been implemented, and the commission may itself issue necessary directions to any such government or authority for the posting or transfer of any official। अच्छा जी, इसमें सब सेक्शन 4 सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जब इलेक्शन प्रोग्राम इशू हो जाए और तब तक जब तक के जो जो कामयाब उम्मीदवार हैं, रिटर्न्ड कैंडिडेट जिनका नाम ऑफिशियल गजट में आता है, जब तक उनका नाम ना आ जाए और इलेक्शन प्रोग्राम इशू हो जाए उसके बाद, और जब तक जो कामयाब उम्मीदवार आ रहे हैं उनका नाम ऑफिशियल गजट में ना आ जाए,
कोई गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी किसी भी ऑफिसर को जो के इलेक्शन के रेलेवेंट है जिसकी ड्यूटीज हो उसको कहीं भी पोस्टिंग या ट्रांसफर उसका न्यू नहीं होगा। और हाँ, अगर कमीशन ये समझता है कि किसी ऑफिसर की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो इस हवाले से तो वो डायरेक्शंस दे सकते हैं कि इसकी जो सर्विसेज हैं वहाँ यहाँ पे पोस्टिंग की जाए या यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। अच्छा जी, ये हमारा सेक्शन सब सेक्शन 4 था सेक्शन 5 का। आगे आप हमारे पास डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। The commission may authorize the commissioner or any of its members or any of officer of the commission to exercise and perform any of its powers and functions under this act। मतलब कमीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये अपने किसी भी मेंबर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी पावर ग्रांट कर सकते हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के हवाले से जो भी ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली ऐसी चीज नहीं है। द कमिश्नर शैल The Commissioner shall exercise powers relating to the appointment of officers and staff to be employed in connection with the function of the Commission and determine their terms and conditions of employment in accordance with the rules। अच्छा जी, इसमें ये कहा गया है कि जो कमिश्नर हैं वो अपनी पावर्स को जो कि इस के रिलेटेड हैं तो वो अपनी पावर्स को इस तरह जो उनको किस तरह इस्तेमाल करना है उस हवाले से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बना सकते हैं। मतलब अपना उनका जो भी स्टाफ है, जो भी उनके पास जो भी एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, आप भी उसके अंदर शामिल होते हैं, तो उनके हवाले से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बना सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं, सब सेक्शन 3 है। द कमिश्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस कंप्राइजिंग 2 or more members of the commission to hear and decide complaints, applications, petitions or appeals filed before it। अच्छा जी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो प्रीरोगेटिव है कि इनके पास जो भी कंप्लेंट्स आए, एप्लीकेशंस आए, कुछ भी इनके पास मामलात जो हैं वो डिस्प्यूटेड हों तो उनको सुनने के लिए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 2 या 2 से ज़ायद मेंबर्स के ऊपर कोई ये जो बेंच है या जो मतलब इसके हवाले से वो बॉडी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ये हमारे पास सब सेक्शन 4 है। सेक्शन 6 का द डिसीजन ऑफ अ बेंच constituted under subsection 3 shall be deemed to be a decision of the commission except where due to difference of opinion among the member of the bench the matter is required to be placed before the full commission for the decisions under section 3। अच्छा जी, अगर मतलब जो बेंच है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 इसके हवाले से कोई भी डिसीजन है तो वो मतलब कि उसको कमीशन का ही जो है वो फैसला समझा जाएगा एक्सेप्ट वेयर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स मेंबर्स ऑफ द बेंच। हाँ, अगर जहाँ पे कोई मतलब मेंबर्स ऑफ बेंच है उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, 2 मेंबर हैं उनके पास आपस में वो दोनों डिवाइड हो अपनी ओपिनियन में, तो फिर जो मैटर है उसको जिस तरह सेक्शन 3 में बताया गया कि फुल कमीशन के आगे वो पेश किया जाएगा ताकि वो मेजॉरिटी डिसीजन के साथ उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये हमारे पास सेक्शन 6 था। ये हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स के रिलेटेड है तो ये हमने इसको कवर किया। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 7 पावर्स टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी, पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये क्या है? ये मैं आपको इसका वैसे ओवरऑल पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर है, उसको अथॉरिटी दी गई है कि अगर उनको कोई प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, कोई व्हीकल रिक्वायर्ड है, कुछ भी रिक्वायर्ड है तो वो